Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस से जुड़ी टॉप 4 अपडेट्स को। और आज की अपडेट की शुरुआत करेंगे हम कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम के एक अहम सदस्य यानी कैट्स मैक्स से। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है, कैट्स प्रोग्राम में एक मदरशिप को भी बनाया जा रहा है जो कि बेसिकली तेजस मार्क 1 प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा और ये एक ट्विन सीटर प्लेटफॉर्म होने वाला है जो कि दूसरे कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करेगा। और एचएएल ने एरो इंडिया 2023 में ये बताया है कि कैट्स मैक्स जो है इस समय डिज़ाइन फेज से गुजर रहा है और इसकी जो पहली उड़ान है ये 2024 के मध्य तक या 2025 की शुरुआत में आयोजित करी जाएगी। कैट्स मैक्स की अगर हम बात करें तो इसमें एक वेपन सिस्टम ऑफिसर होगा जिसको हम WSO कहते हैं और ये जो दूसरे कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम हैं उनको कंट्रोल करेगा और एनिमी के जो इंस्टॉलेशंस हैं या फैसिलिटीज़ हैं उनको तबाह करने में मदद करेगा। गौर करने वाली बात यह है कि अगर हम कैट्स फैमिली की बात करें तो इसमें आपको कैट्स OMCA यानी ऑप्शनली मैन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और कैट्स वॉरियर जो कि एक अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल होने वाली है, कैट्स हंटर जो कि एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल होने वाली है और इसके अलावा अल्फा एस जो कि स्वाम होने वाले हैं उनको यहाँ पर शामिल किया गया है, यानी जो कि एक लोटरिंग म्यूनिशन है उसको यहाँ पर शामिल किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर कैट्स इन्फिनिटी जो कि एक हाई एल्टीट्यूड सोलो सैटेलाइट है और कैट्स हेल जो कि एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है उसको कैट्स फैमिली का हिस्सा बनाया गया है और इसी के आधार पे जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी आगे बढ़ रहा है। इनफैक्ट एचएएल का यह दावा है कि जब कैट्स फैमिली कंप्लीट हो जाएगी तो ये एक काफ़ी डेडली कॉम्बिनेशन होगा किसी भी एनिमी के लिए, क्योंकि इनके आने के बाद जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है भारतीय वायुसेना की वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। और एचएएल का इस चीज़ को लेकर के पूरा कॉन्फिडेंस है कि काफ़ी कम समय में ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये बन के तैयार होने वाले हैं और हम आशा भी करते हैं कि ये प्रोग्राम जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आ रही है। दोस्तों, एचएएल के द्वारा एक अपडेट के माध्यम से बताया गया है कि उनका हिंदुस्तान लीडिंग फाइटर ट्रेनर 42 जिसको हम HLFT 42 के नाम से जानते हैं, ये 4 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेगा। जी हाँ, HLFT 42 को लेकर के उन्होंने कहा कि IF के रिक्वायरमेंट के आधार पे इन्हें 4 कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंशिएट किया जाएगा और इन्हें एक्सपोर्ट मार्केट को ध्यान में रख करके भी बनाया जाएगा। HLFT 42 का जो पहला कॉन्फ़िगरेशन होगा वो एक लीड इन फाइटर ट्रेनर का होगा, यानी ये भारतीय वायुसेना के पायलट्स को ट्रेन करने के लिए एक लीड इन फाइटर ट्रेनर सिस्टम के तौर पर कार्यरत रहेगा। दूसरा जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो एक लाइट अटैक एयरक्राफ्ट वेरिएंट के तौर पर होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा कैपेबल प्लेटफॉर्म होने वाला है। तीसरा जो वेरिएंट होगा वो एक फुल फ्लेज मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट होगा जिसमें अलग अलग प्रकार के जो वेपन्स हैं उनको इंटीग्रेट किया जाएगा और इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट जो एवियोनिक्स हैं और रेडार्स हैं उनको शामिल किया जाएगा। ये एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट के साथ में आएगा। इनमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी होंगे और इसमें जो फ्लाई बाय वायर कंट्रोल्स हैं वो भी शामिल किए जाएंगे। चौथा जो वेरिएंट होने वाला है वो आर्म का होने वाला है, यानी ऑप्शनली मैन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा जो कि HLFT 42 पर आधारित होगा और इसे अलग अलग जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और आमका के बारे में हमने आपको ऑलरेडी जो वीडियोस हैं उनमें बता रखा है कि ऑप्शनली मैन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट क्या होते हैं। हालांकि अगर हम बात करें कि ये वास्तविकता का रूप कब से लेंगे तो ये माना जा रहा है कि तकरीबन अभी इसमें 5 से 6 वर्षों का समय लगने वाला है और इसका इंडक्शन 2030 तक ही संभावित है भारतीय वायुसेना में। नंबर्स की बात करें तो भारतीय वायुसेना ने अभी HLFT 42 के नंबर्स को लेकर के कुछ भी नहीं कहा है। जब भी बात की गई एरो इंडिया में तो ऑफिशियल्स की तरफ से यही कहा गया कि पहले इसके डेवलपमेंटल ट्रायल्स को शुरू होने दीजिए और उसके बाद ही भारतीय वायुसेना इसको लेकर के कोई भी कमिटमेंट कर सकती है। इंजन्स की बात करें तो ये एक कैपेबल प्लेटफॉर्म होगा, इसलिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इसमें जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट है भारतीय नौसेना को लेकर के। दोस्तों, भारतीय नौसेना को लेकर के हम लोग ये तो जानते हैं कि भारतीय नौसेना को 26 की संख्या में जो कैरियर बॉर्न फाइटर्स हैं उनकी ज़रूरत है, लेकिन इसी बीच शिव अरोड़ा सर की एक रिपोर्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट बात सामने आई जहां पर शिव अरोड़ा सर ने यह बताया कि भारतीय नौसेना के द्वारा ऑलरेडी राफेल M को सिलेक्ट किया जा चुका है, बस इसकी एक औपचारिक घोषणा होनी ही बाकी है और वो तब होगी जब फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर होंगे, यानी मार्च में भारतीय नौसेना जो एक औपचारिकता है उसको पूर्ण करने के लिए जो घोषणा है वो कर सकती है। रिपोर्ट्स में ये क्लेम किया जा रहा है कि ये एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है जिसके अंतर्गत
भारतीय नौसेना के द्वारा 26 की संख्या में जो राफेल एम है वो सेलेक्ट किए गए हैं। अब बहुत सारे लोगों के प्रश्न ये है कि राफेल एम को सेलेक्ट करने के पीछे का कारण क्या है। दोस्तों, माना जा रहा है राफेल एम में इस्तेमाल की जाने वाली जो मीटियोर मिसाइल है, इसकी कैपेबिलिटीज ने इसको काफ़ी ज़्यादा समर्थन दिलवाया है, क्योंकि अमेरिका के एब्रम्स की तुलना में ये काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है। इसके अलावा फ्रांस ने ये कहा है कि जहाज़ों के साथ भारतीय नौसेना को कोई भी रिस्ट्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो भी सिस्टम वो इंटीग्रेट करना चाहते हैं, फ्रांस के द्वारा खुशी खुशी उनका इंटीग्रेशन किया जा सकेगा। और हमने आपको पहले भी बताया है कि जब कोई अमेरिकी वेपन कोई भी देश खरीदता है तो उस पर अमेरिका की पूरी नज़र होती है और बहुत ही मुश्किल होता है कि अमेरिका जो दूसरे देशों की टेक्नोलॉजीज है उनको इंकॉर्पोरेट करे या उनमें समर्थन दे। और यही कुछ अहम मुद्दे थे जिनके चलते भारतीय नौसेना के द्वारा ये कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा राफेल एम को लेकर के भारतीय नौसेना का ये भी मानना था कि ऐसे एयरक्राफ्ट उनके द्वारा खरीदे जाएं जो कि इंडियन एयरफोर्स के साथ भी सर्विस में हो, ताकि जो कॉमनैलिटी है वो बनी रहे, स्पेयर मेंटेनेंस या ओवरहॉल की दिक्कतें ना होने पाए और कोई भी समस्या आने पर उनका जो तत्काल समाधान है वो भी उपलब्ध रहे। और साथ ही साथ किसी युद्ध की स्थिति में इंडियन एयरफोर्स के जो फॉरवर्ड बेसेस है उनसे इनको ऑपरेट भी किया जा सके। और यही सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने भारतीय नौसेना को राफेल एम की ओर अग्रसर किया। हमारी अगली बड़ी अपडेट रशिया को लेकर के है। दोस्तों, रशिया के रोजबोरॉन एक्सपोर्ट के एक आला अधिकारी ने TSS से इंटरव्यू के दौरान ये खुलासा किया कि इस समय रशिया और भारत साथ में मिल करके जो 5th जनरेशन फाइटर जेट का डेवलपमेंट है उसका डिस्कशन कर रहे हैं। यानी उन्होंने ये कहा है कि भारत के साथ जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर के डिस्कशन है वो लगातार चालू है और उनको इस चीज़ का पूरा भरोसा है, आज नहीं तो कल भारत उनके इस इनिशिएटिव को ज्वाइन ज़रूर करेगा। उन्होंने कहा रशिया का जो कोऑपरेशन रहा है भारत के साथ वो काफ़ी पुराना रहा है और रशिया भारत की ज़रूरतों को काफ़ी अच्छे से समझता है। रही बात 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की, तो हमारे पास वो कैलिबर है, हमारे पास वो पोटेंशियल है कि हम भारत के साथ मिल करके इन एयरक्राफ्ट का निर्माण कर सकते हैं। गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि उन्होंने कहा अभी ये जो डिसीजन है ये इंडियन साइड पर डिपेंड करेगा कि वो हमको ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं। उन्होंने कहा रही बात एयरक्राफ्ट की, तो फिर चाहे MiG-29 हो, MiG-21 हो, सुखोई 30 MKI हो, रशिया ने हमेशा भारत के साथ मिलकर के इनका जॉइंट डेवलपमेंट किया। इनफैक्ट ये एयरक्राफ्ट भारत में मैन्युफैक्चर भी किए गए, इसलिए ये कह पाना थोड़ा बेईमानी होगी कि भारत इनसे पूरी तरीके से परिचित नहीं है। लेकिन अभी भी भारतीय वायुसेना के द्वारा रशियन प्लेटफॉर्म को लेकर के कोई भी इंटरेस्ट प्रदर्शित नहीं किया गया है। इनफैक्ट भारत ने FGFA प्रोग्राम को ज्वाइन भी किया था, लेकिन उस प्रोग्राम का क्या हश्र हुआ वो हम सब जानते हैं और ना चाहते हुए भारत को 2018 में फाइनली FGFA प्रोग्राम से बाहर होना पड़ा था, क्योंकि एक तरफ जहां इसकी कॉस्ट आसमान छू रही थी तो वहीं भारत इनकी क्वालिटी से संतुष्ट नहीं था और यही कारण था कि भारत को FGFA प्रोग्राम से खुद को बाहर करना पड़ा। इस समय रशिया भारत को 3 बड़े प्रस्ताव दे रहा है। पहला प्रस्ताव है Su-75 चेकमेट प्रोग्राम को ज्वाइन करने का, दूसरा है Su-57 फैलन का और तीसरा है Su-35 फाइटर जेट्स का। लेकिन बहुत मुश्किल है कि भारत किसी भी प्रोग्राम को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि भारत का ध्यान AMCA पर केंद्रित है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।